नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई जो कि मनी कंट्रोल करके न्यूज़पेपर के हाथ में लगी और मनी कंट्रोल ने ये आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अंदर बताया गया कि चाइना के द्वारा न्यू वेव ऑफ साइबर अटैक कैंपेन भारत के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, जहां पर चाइनीज हैकर भारत के अंदर यूआईडीएआई, एम्स, आईसीएमआर जैसी संस्थाओं को टारगेट कर रहे हैं और लगातार साइबर अटैक जो है वो इन संस्थाओं के खिलाफ रिसेंटली देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के ऊपर कई सारे खतरे देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूआईडीएआई, वो जो आधार के डाटा को होल्ड करता है, आधार जो न केवल पर्सनल बल्कि बायोलॉजिकल डाटा को भी कंट्रोल करता है। जब ये बायोलॉजिकल डाटा और पर्सनल डाटा चाइना के हाथ में लगेगा तो हो सकता है चाइना कोई बायोलॉजिकल वेपन बना दे जो इंडियन के ऊपर इफेक्ट करे, जिसका प्रयोग वो आने वाले वॉरफेयर के अंदर यूज करे। हो सकता है इन डाटा को चाइना जो है वो किसी कंपनी को दे दे, जो कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि भारत के लिए रिलेवेंट हो और वो प्रोडक्ट भारत के अंदर फ्लड कर दिए जाए। ऐसी कंडीशन में भारत का डेफिसिट चाइना के साथ में और बढ़ेगा। भारत की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि एम्स, आईसीएमआर जैसी संस्थाओं के पास में हो सकता है उन्हें चुराने की कोशिश की जाए। और डाटा इज अ न्यू टाइप ऑफ गोल्ड। ऐसी कंडीशन में ये जो डाटा चाइना चोरी करेगा, स्पाई करेगा, एस्पियोनेज करेगा, उनके जरिए भारत के ऊपर कई सारे खतरे देखने को मिल सकते हैं। तो वो खतरे क्या हैं, ये अटैक किस तरीके से किए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा एग्जैक्टली उसकी एडवाइजरी के अंदर क्या कहा गया, इवन भारत इन साइबर अटैक के प्रति आजकल इतना वल्नरेबल क्यों है और भारत सरकार द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव चलाए गए हैं भारत की साइबर सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अग्निपथ 2.0 हम लोगों ने शुरू कर दिया है। क्या है अग्निपथ 2.0? देखो, अग्निपथ 1.0 के अंदर हम लोगों ने कोर्स शुरू किया था जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर यूपीएससी की तैयारी हम लोग आपको कराएंगे। यानी कि महिपाल सर, अनिरुद्ध सर, किंजल सर, मैं, निधि मैम, देवराज सर, इम्तियाज सर आप लोगों को इन कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे, जहां पर जिन टीचर्स के द्वारा इन टॉपर्स को दिया गया है वो टीचर्स आपको यहां पर पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को मेंटरशिप दी जाएगी, प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। इसके अंदर ऑप्शनल को छोड़ के पूरा सिलेबस कवरेज दिया जाएगा, इवन सीसेट को भी पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और ब्यूरोक्रेट जो ऑलरेडी सर्विस में है, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो आप लोगों को और गाइड करेंगे। तो उनके साथ में भी आप लोगों को गाइडेंस जो है वो दिलवाई जाएगी और ये सब कुछ केवल 14,999 के अंदर। पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आप लोगों को डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएंगे और ये सब्सक्रिप्शन 7,999 के अंदर आपको मिल जाएगा। याद रखना, अग्निपथ 2.0 16 जून से शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभी से ले सकते हो, लिंक जो है वो मैंने नीचे पिन करा दी है। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो बोध कोर्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। उसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि 15 जुलाई तक शुरू कर दिया जाएगा और हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं यहां पे हुआ क्या है। आप लोगों को याद होगा दिसंबर के अंदर साइबर अटैक किया गया था एम्स दिल्ली पे, जिसके बाद बहुत हो हल्ला हुआ, जिसके बाद भारत सरकार को लगा कि इसे रिसर्च करना, इसे देखना काफी ज्यादा जरूरी है कि ये अटैक किस तरीके से हुआ और किसने किया। जिसके बाद में पता चला कि चाइना के द्वारा यह साइबर अटैक एम्स दिल्ली के ऊपर कराया गया था। इसी के ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे तो पता चला कि आईसीएमआर के ऊपर भी ठीक इसी तरीके का अटैक जो है वो किया गया। इवन ये दिसंबर 2022 में हुआ था, 6 जून के दिन वापस से हम लोगों को एम्स के ऊपर अटैक देखने को मिला, साइबर अटैक। एक और एम्स के ऊपर अटैक यहां पर दिखा, जिसके बाद में यह पता चला कि चाइनीज हैकर जानबूझ करके टारगेट कर रहे हैं भारत की इंपॉर्टेंट संस्थाएं जैसे यूआईडीएआई, आईसीएमआर और एम्स को। और इनके जरिए चाइना जो है वो एस्पियोनेज करना चाहता है, यानी कि भारत के इंपॉर्टेंट डाटा को लेना चाहता है और भारत के ऊपर स्पाइंग करने की कोशिश जो है वो चाइना कर रहा है।
भारत सरकार द्वारा इसके बाद में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी के अंदर बताया गया कि पहले से ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर के ऊपर रिसेंटली चाइनीज हैकर द्वारा अटैक किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर खतरा जो है वो कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूआईडीआई, आईसीएमआर और एम्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। इवन जिस इंस्ट्रूमेंट का चाइना द्वारा प्रयोग किया जा रहा है वो इंस्ट्रूमेंट यहां पर बताया जा रहा है प्लग एक्स मालवेयर। प्लग एक्स मालवेयर जिसे हम लोग कॉलप्लग मालवेयर भी कहते हैं। प्लग एक्स मालवेयर या कॉलप्लग मालवेयर क्या होता है? तो देखो, मालवेयर का मतलब होता है, एक आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर होता है। एक होता है हार्डवेयर जो क्या होता है? कंप्यूटर के बाहर होता है। उसी तरीके से एक होता है मालवेयर जो क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर माल फंक्शन कराने के काम आता है। ये हैकिंग वैकिंग करने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है, साइबर अटैक करने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अलग अलग प्रकार के मालवेयर होते हैं। ठीक उसी तरीके का एक मालवेयर है प्लग एक्स, जो क्या करता है? आपके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लग एक्स मैंने आपके कंप्यूटर के अंदर डाल दिया तो आपके कंप्यूटर का एक्सेस मेरे को मिल जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहां बैठा हूं, पर मेरे को आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। मैं नजर रख सकता हूं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे हो। इवन आपके डाटा को चुरा सकता हूं, उससे कंट्रोल कर सकता हूं। इस तरीके का सिस्टम जो है वो प्लग एक्स हम लोगों को देखने को मिलता है। रिसेंटली इस प्लग एक्स का प्रयोग करके भारत सरकार के खिलाफ या कहूं भारत के खिलाफ चाइना द्वारा साइबर अटैक किए जा रहे हैं, जिसका सोल एम एस्पियोनेज है, ऐसा बताती है भारत सरकार की रिसेंट रिलीज की गई एडवाइजरी। अब बात आती है दोस्तों कि भारत क्यों साइबर अटैक के प्रति इतना वल्नरेबल है। देखो, दुनिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश आज के समय पे भारत है। भारत के अंदर इंटरनेट घर घर में पेनिट्रेट कर रहा है, रिमोट एरिया में पेनिट्रेट कर रहा है, गांव के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। इंटरनेट का एक्सेस लगभग हर व्यक्ति के पास में है। ऐसी कंडीशन में इंटरनेट से फायदे तो बड़े होते हैं पर खतरा ही उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के अंदर थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कल्चर है और अधिकतर स्टार्टअप भारत के ऑनलाइन क्रिएटेड है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन अगर मैं कल को आपको कहूं एक स्टार्टअप करना है तो आपके दिमाग में भी इंटरनेट रिलेटेड कोई ना कोई चीज आएगी। आप उसे इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश करोगे कि इंटरनेट क्या करता है? स्केल अप कर देता है, एक बड़ी ऑडियंस को टारगेट करने के काम आता है। इस कारण से स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा है, बड़ा स्टार्टअप कल्चर है। भारत का सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है और सर्विस सेक्टर धीरे धीरे करके और ज्यादा डिजिटलाइज हो रही है। ऐसी कंडीशन में भारत के पास में क्योंकि बड़ा डाटा है, भारत के अंदर इंटरनेट का वाइड यूज है, अगर थोड़ा भी कुछ साइबर अटैक करने की कोशिश की जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा लोगों तक इफेक्ट कर सकती है, मतलब साइबर अटैक के इफेक्ट को बढ़ा सकती है। और दूसरा बड़ा कारण है नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर भारत के इशू चाइना और पाकिस्तान के साथ में। चाइना एक ऐसा देश जो हर रूप से अटैक करने में मानता है, यानी कि चाइना जो अटैक करता है, चाइना जो लड़ाई करता है वो मल्टीपल फ्रंट पे करता है। ऐसा नहीं वो हवा में करेगा, ऐसा नहीं वो जमीन पे करेगा, ऐसा नहीं वो पानी में करेगा, बल्कि वो कई बार साइ वॉरफेयर चलाता है। साइ वॉरफेयर मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसके अंदर कुछ फेक वीडियोस आपको देखने को मिल रही थी 26 जनवरी पे कि गलवान के अंदर चाइना ने अपने झंडे फहरा दिए। इस तरीके की फेक वीडियोस वो चलाता है साइ वॉरफेयर के रूप में, कि इस तरीके की वीडियो निकालूं, भारत के अंदर लोग पैनिक करें और फिर वो एडिटोरियल लिखें, वो सरकार को ब्लेम करें। इस तरीके का वॉरफेयर, ये साइबर वॉरफेयर होता है। ठीक उसी तरीके से एक साइबर वॉरफेयर भी करता है, जहां पर भारत के अंदर कई सारी कंपनियों के ऊपर, कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कई सारे गवर्नमेंट के पावर प्लांट वगैरह के ऊपर साइबर अटैक जो है वो चाइना द्वारा किए जाते हैं। तो एक बड़ा कारण चाइना भी है हमारी वल्नरेबिलिटी का। हमारी वल्नरेबिलिटी का कारण केवल चाइना ही नहीं बल्कि हमारी सरकार खुद है। बड़े समय तक भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन हम लोग बढ़ाते रहे, पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के साथ में जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो ठीक से सिक्योर्ड की नहीं गई। इवन अगर आप कई बार गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट तो अभी काफी हद तक ठीक हो गई है, 2020 तक आई थिंक कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट सिक्योर्ड ही नहीं थी। इवन आपको याद होगा तो यूपीएससी की वेबसाइट को एक छोटे बच्चे ने हैक करके उसके ऊपर डोरेमोन की फोटो लगा दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कई सारी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट जिसे आप खुद यूज करते होंगे, कई सारी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट्स सिक्योर्ड नहीं है,
जहां पर वो ऊपर ताला जो है ना, सिक्योरिटी का वेबसाइट का ताला, वो आपको देखने को नहीं मिलता है। रिसेंटली भारत सरकार द्वारा अभी आंख खुल रही है और अपनी वेबसाइट को सिक्योर किया जा रहा है। इवन जो साइबर अटैकर्स हैं, जो अटैक करने वाले लोग हैं, वो लगातार नई नई टेक्निक्स को ढूंढते रहते हैं, बट हमारे पास में जो ऑफिशियल्स हैं वो पुरानी टेक्निक्स का कई बार प्रयोग करते हैं। जितनी तेजी से वो अटैक करने के तरीके ढूंढते हैं उतनी तेजी से डिफेंस करना बहुत मुश्किल है, तो वल्नरेबिलिटी भारत की और ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत की डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटीज भी कम है। मतलब हम लोग कहते तो हैं टोकनाइजेशन करो, हम लोग कहते तो हैं कि डाटा को भारत के अंदर स्टोर करो, पर क्या सच में भारत के पास में वो स्टोर करने का डाटा है? इतने सारे डाटा को क्या इतनी कैपेसिटी है? भारत के अंदर विश्व का 20% तक डाटा क्रिएट होता है, पर भारत के पास में केवल 2% ही डाटा को स्टोर करने की कैपेसिटी है। ऐसी कंडीशन में किसी को एस्पियोनेज, किसी को साइबर अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई सारा डाटा जो है वो हम लोग फॉरेन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, जिसे आसानी से कुछ कंपनियां जो है वो हैक कर लेती हैं या फिर दूसरे देश जो है वो मिसयूज कर लेते हैं। ये सारी वल्नरेबिलिटी साइबर अटैक के लिए या फिर इंटरनेट के लिए हम लोगों को भारतीयों के खिलाफ देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के खिलाफ क्या इशू आते हैं? तो देखो, डाटा गोल्ड है, डाटा का प्रयोग किसी भी रूप से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दुश्मन है, इमेजिन करना इस बात को, आपका एक दुश्मन है जिससे आपकी लड़ाई है। आपको पता है वो कब कहां जाता है, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, उसने अपने इतिहास में क्या क्या गलतियां की हैं, उसके ऊपर क्या क्या केस चल रहे हैं, किन चीजों के केस नहीं चल रहे हैं पर उसने कुछ घपले किए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आप सामने वाले आदमी की बैंड बजा सकते हो इजीली। पर एक आदमी है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, उसके साथ में आपकी लड़ाई है, तो शायद आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप इन दोनों केस में अंतर समझ रहे हो? जो पहला केस है ये बताता है कि अगर आपके पास में डाटा है तो आप किसी भी आदमी के साथ कुछ भी कर सकते हो। डाटा एक नए प्रकार का गोल्ड है, जिस डाटा के लिए देश विदेश की कंपनियां जो है वो आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि डाटा के जरिए कई सारे कंपनीज बन जाती हैं। डाटा के जरिए पता लग जाता है किस क्षेत्र के अंदर किस चीज की डिमांड है तो कैसी कंपनी बैठाना है। वो सारी चीजें जो है वो डाटा के जरिए होती है। तो डाटा इज अ न्यू टाइप ऑफ अ गोल्ड। इवन इस अटैक के जरिए एस्पियोनेज किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो चाइना या फिर दूसरे देश जो है वो भारत की ले जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत की ओवरऑल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर असर पड़ता है। कई सारे बिजनेस के ऊपर साइबर अटैक कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में जैसे मान लो मैंने एक स्टार्टअप बनाया, 10-20 साल तक उसके ऊपर काम किया, 10-1 साल तक उसके ऊपर, 8 साल तक उसके ऊपर काम किया, बहुत कुछ डेवलप किया, उसके ऊपर साइबर अटैक करके उसके सर्वर को उड़ा दिया गया। मेरा 10 साल की मेहनत पानी में मिल गई, बड़ा नुकसान मेरा हो गया। वो नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे आजकल जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आधार का जो डाटा है वो ऑनलाइन है, तो वो अपने आप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंक क्या है? बैंक की कई सारी जानकारी इंटरनेट के ऊपर है, तो वो क्या है? एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑनलाइन है, तो उसे भी यहां पर टारगेट किया जा सकता है, तो वो भी खतरे में आ जाते हैं। साथ में डायरेक्ट लॉसेस भी हम लोगों को इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में इन साइबर अटैक से भारत को बचाना काफी ज्यादा जरूरी है। अब भारत सरकार द्वारा क्या ऐसा है कि कुछ नहीं किया जा रहा? नहीं, ये एक सीरियस इशू है। इसके कारण से भारत सरकार द्वारा कई सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जिसके अंदर CERT इन भारत सरकार द्वारा बनाई गई है। कई सारी गवर्नमेंट वेबसाइट जो पहले अनसिक्योर्ड थी पर अब उन्हें सिक्योर्ड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, योटा D1 रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा के अंदर बनाया गया है, डाटा को भारत के अंदर स्टोर करने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव चलाया गया है, भारत स्वच्छता केंद्र बनाया गया है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाए गए हैं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, इवन नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का प्रयोग जो है वो हम लोगों के द्वारा किया जाता है। इन सब के जरिए भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसको मेक श्योर करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोगों को NCERT बैच के अंदर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। मैंने आपको बोध और अग्निपथ बैच के बारे में बताया, उसके साथ में NCERT की बैच है जो 2024-25 के बच्चे जिन्हें बेसिक से पढ़ना है वो इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। इवन एक कॉम्बो बैच भी चलाई जा रही है जहां पर NCERT की बैच के साथ में बाकी सारी बैचेस को इंक्लूड कर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो 9,999 के अंदर पड़ेगी। अगर आपको केवल CSET पढ़ना है, अग्निपथ बैच के अंदर CSET इंक्लूडेड है।
अगर आप अग्निपथ बैच ले रहे हो आपको अलग से सीसेट लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको है कि अग्निपथ बैच नहीं लेना, केवल सीसेट पढ़ना है, तो 2499 का एक कोर्स है, एसआरसी 10 कोड का यूज करोगे, मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अग्निपथ की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अग्निपथ कोर्स के अंदर दी गई है, पर आपको है कि कोर्स ही लेना, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, तो उसकी प्राइस आपकी नजरों के सामने है। आप बिल्कुल से ही अग्निपथ का कोर्स भी ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ये हिंदी मीडियम के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।